गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे जनाब। कोशिश भी किया करें कि लोगों के साथ हमारा अच्छा रवैया हो, उनके साथ ऐसा सलूक करें जो आप अपने लिए लोगों से तवक्को करते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ना, या जो अमल आप करते हैं देर से या फिर जल्दी, उसका फल आपको ज़रूर मिलकर रहता है। और आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखेंगे ना। लेकिन अगर आपके मामलात लोगों के साथ अच्छे नहीं होंगे और आप हमेशा दूसरों का बुरा भला ही चाहते होंगे दिल में, तो फिर जिसका बुरा सोच रहे होंगे ना, मेरे ख्याल से उसका तो बुरा नहीं हो पाता है, आपका जरूर होकर रहता है। इसीलिए अच्छे का गुमान हमेशा करना चाहिए, दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करनी चाहिए ताकि हमारे भी जिंदगी में आसानियां ही पैदा हों। तो जनाब, नया दिन है, नई सुबह का आगाज हम कर चुके हैं, तो अच्छी सोच के साथ, अच्छे पहलू के साथ, नई अज़्म के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने दिन का आगाज़ करना चाहिए। और हम भी कर चुके हैं। और कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से बात करनी, जिस तरह मैं बात करी थी कि मौसम के हवाले से ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है मौसम का, इसमें बड़े तो मुतासर होते ही हैं सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, लेकिन ख़ास तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा इस मौसम में मुतासर होते हैं, क्योंकि फ्लू, गला ख़राब, बुखार, नज़ला, ये वाला ज़्यादा जो पीरियड होता है या इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं बच्चों को सबसे ज़्यादा मुतासर करते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल उनका बहुत ज़्यादा कम होता है और स्कूल जाना होता है और इस तरह की बीमारियां ज्यादा स्प्रेड होने का भी खदशा जाहिर हो जाता है। तो ये इस तरह का मौसम जब बदल रहा होता है तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, किस तरह के इन्फेक्शंस खास तौर पर बच्चों को लाहक हो सकते हैं, माँ बाप को किस तरह की जो एहतियाती तदाबीर हैं, किस तरह की डाइट है बच्चों को देनी चाहिए ताकि बदलते मौसम में उनकी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर गजनफर शेख साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं और बच्चों की सेहत के हवाले से कुछ जानने की कोशिश करते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, बड़े तो होते ही हैं इस मौसम में मुतासिर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे मुतासर होते हैं और बुजुर्ग भी मुतासर होते हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर बच्चों की सेहत के हवाले से बात करेंगे कि उनकी इम्यूनिटी लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। तो कौन कौन सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं बच्चे इस ट्रांजिशन ऑफ पीरियड में? आजकल जो बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हाँ जी, वो नाक कान गले की इन्फेक्शन है, फ्लू है, बुखार है, जी जी, सांस में दिक्कत हो जाती, फीडिंग प्रॉब्लम हो जाती, अच्छा, खाना वाना छोड़ देते हैं बच्चे। सही, और फिर जब तक उनकी हेल्प ना की जाए बच्चों की, सबसे पहले ये है कि आप उसको रोक कैसे सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे आपने अभी जिक्र किया, स्मॉग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। अभी हम चौथे नंबर पे थे, कल पहले नंबर पे आ गए हैं, आगे। तो ये स्मॉग जो है आपको ना चाहते हुए भी अफेक्टेड, अगर आप कमरे के अंदर हैं फिर भी स्मॉग आपको इफेक्ट करेगी। एग्जैक्टली, हाँ, बैडली। अब रात को बाहर निकले तो सर्दी भी महसूस होती है, मौसम ठंडा भी हो गया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें बच्चे की खुराक जो है ना, अच्छा, जितनी अच्छी खुराक हम उनको खिलाएंगे उतनी उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। अब इम्यूनिटी के लिए हमें चाहिए प्रोटीन्स। हाँ जी, अब प्रोटीन्स पाकिस्तान में महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया। कराची में तो कल 180 रुपये का सरकारी रेट बनाया उन्होंने, लाहौर में उससे भी महंगा है। गोश्त है, गोश्त आप देख लें वो भी महंगा है। हाँ जी, अब चिकन भी महंगा होता जा रहा है, 400 तक चला गया। और बड़ा गोश्त जो बीफ हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन सारी दुनिया में बीफ खाया जाता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो बच्चों में प्रोटीन जो है वो बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं, अच्छा, बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं और बच्चे बीमारी उनसे कम होती है। तो माँ को हम यही कहते हैं कि बीबी आप बच्चे को अच्छा खाना खिलाओ। ठीक है, ये कोक, पेप्सी, ये जितने भी बेवरेजेस हैं, हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बाजारी जूसेस जो हैं, जी जी, हम तो इवन बेकरी भी मना करते हैं कि ये जो गलियों में बेचते हैं बेकरी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, तो वो भी बच्चों को कम खानी चाहिए, ठीक है, ना देनी चाहिए। तो अब आप कहिए जी कि बच्चे बाहर खेलते हैं, डस्ट है, स्मॉग है, तो क्या उनको घर में बैठाए रखें? बच्चे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे उनकी पट्टों में कुव्वत नहीं आएगी, जिस्म में कुव्वत नहीं बढ़ेगी। तो दैट इज़ जहाँ पे आपको उसका बैलेंस करना पड़ता है।
अब बड़े बच्चे जो हैं, जी जी, स्कूल गया था, सुबह गया था बच्चा, शाम को आया तो बुखार हो गया, बुखार हो गया, हाँ। इसलिए कि स्कूल में भी काफ़ी सारे बच्चे बीमार होते हैं। एग्जैक्टली, वो अगर स्प्रेड हो जाती है जी इन्फेक्शन, स्प्रेड हो हाँ जाती जी। है बीमारी। तो ये प्रॉब्लम चल रही है लाहौर में, फ्लू की, बुखार की, नज़ला ज़ुकाम खांसी की। अब लाहौर में या पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में एस्मा जो है, दमा जिसको हम बोलते हैं, वो भी ज़्यादा फैलता है सर्दियों में, इसलिए कि ये फ्लू जो है उसे बुखार हुआ, बच्चे को इन्फेक्शन हुई, अच्छा, सांस की नालियाँ जो हैं उसमें सोजन हो जाती है, वो टाइट हो जाती है, बच्चे को सांस में दिक्कत होती है। हमारे यहाँ पे दमा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 साल में जो 25% रेट था, अब तकरीबन 30 तक चला गया। क्या उसकी ये वजह हो सकती है कि आलूदगी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती जा रही है, या कोई और भी फैक्टर्स हो सकते हैं उसके? यहाँ पे हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो है ना वो कंसेंग्विनिटी, मतलब ख़ानदान में आपस में शादियाँ जो है। अच्छा, अब अगर एक बाप को या माँ को है तो तकरीबन 25% चांस है कि अगले बच्चे को भी हो सकता है, और अगर दोनों को है हम्म, तो ये चांस ऑलमोस्ट 50% तक चला जाता है। ओके, तो हम सख्ती से या स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट कर सकते हैं पेरेंट्स को, भाई आप जिसमें मरूसी बीमारियां हैं तो प्लीज़ आपस में शादियां ना करें तो बेहतर है। नहीं मानते, नहीं मानते, ऑब्वियसली नहीं मानते, हाँ, नहीं मानते। दूसरा ये है कि जो स्मॉग है और डस्ट है, ये उन बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती है जो एस्थमेटिक जो एस्थमेटिक अच्छा, हो या वो अगर ये बुखार, नज़ला, जुकाम इस तरह का बीमारी का शिकार हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी वो उनकी सांस की प्रॉब्लम होती है, एस्थमेटिक होते हैं, तो उनके लिए आप क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स देंगे? देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। अच्छा, अब अगर हम ऐसा को प्रिवेंट करना चाहें जी जी, तो हम कहते हैं कि एजिटेटिव फैक्टर्स हैं कुछ, डस्ट से बचें, स्मॉग से बचें, और दूसरे बच्चे जिसको फ्लू श्लू है उससे ज़्यादा डिस्टेंस रखें, मास्क यूज़ करें घर में अगर उनको किसी को फ्लू है। अच्छा, तो और ठंडे पानी की बजाय नीम गर्म पानी पिएं। जो बाजारी ड्रिंक्स है उसकी बजाय घर में माँ उसको जूस निकाल के दें। तो इस तरह हम कुछ फैक्टर्स को कम कर सकते हैं। और अगर उसको प्रॉब्लम हो जाती है तो बुखार के लिए बच्चे को हम सिंपल पैरासीटामोल यूज़ करते हैं। अच्छा, पैराडोल के नाम से आती थी, अब वो भी शॉर्ट हो रही है, लेकिन जो आइबुप्रोफेन है जो ब्रूफन के नाम से मिलती है यहाँ पे, वो हम मना करते हैं। अच्छा, ताकि वो ना यूज़ की जाए एस्थमेटिक्स बच्चों में जिनको एलर्जीज वगैरह ज़्यादा हैं। लेकिन पैराडोल, सॉरी ये नेम आ गया, पैरासीटामोल जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं उसके बुखार को कम करने के लिए। खांसी रेशे को कम करने के लिए नीम गर्म लिक्विड्स लें, अपने घर में आराम करें। और फिर कुछ नेबुलाइजर्स अवेलेबल हैं जिसको बच्चे को हम यूज़ कर सकते हैं, इससे सांस की नालियाँ खुल जाती हैं। कफ सिरप जो रूटीन वाले कफ सिरप है जिससे खांसी सप्रेस होती है, जी जी, वो इन बच्चों में हम यूज़ नहीं करते। और खासतौर पे हमारी माएँ तो घर में ही करते हैं, मतलब जब भी एक दफ़ा अगर खांसी हुई है, बच्चों को ये बुखार हुआ है, तो इस तरह के ओवर द काउंटर जो हमें मेडिसिन अवेलेबल होती है हम लोग वो खिला देते हैं। कफ सिरप्स जो है उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है खासतौर पर सर्दियों में, क्योंकि खांसी रहती है, बच्चों को इन्फेक्शन रहता है गले का, तो हम लोग सिर्फ वही पिलाते हैं। तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं बच्चों की बॉडी के ऊपर। आफ्टर इफेक्ट्स के अलावा ना अब खांसी के शरबत भी कुछ 4-5 किस्म के हैं। अच्छा, एक होता है जो खांसी को सप्रेस करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है। एक है को खांसी को बढ़ाता है ताकि अंदर से रतूबतें निकले आपके, जब बच्चा खांसता है तो बाहर निकाले अपने वो फ्लेम वगैरह जो होता है। ठीक है। इस तरह कुछ मिक्सचर भी उन्होंने बनाए हुए हैं, वो सप्रेसिव के साथ साथ वो एक्सपेक्टेशन हम उसको बोलते हैं, वो करते हैं। तो इस तरह हर खांसी का शरबत एस्थमेटिक्स के लिए ठीक नहीं है। तो माँ को चाहिए कि डॉक्टर से मशवरा कर ले या दिखा ले उनको कि कौन सा शरबत बच्चे के लिए बेहतर है। सही। फिर कुछ स्पेशल सिरप्स होते हैं जो बच्चे की सांस की नालियों को खोलने में काम करते हैं। अच्छा। नाक के रतूबतों को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन का कुछ रोल है इसमें जो हम यूज़ करते हैं। एस्थमेटिक्स में एंटीबायोटिक्स नहीं यूज़ कर मैंने ये देखा है कि ये एक ट्रेंड बन गया है कि माँ खाम खा जो डॉक्टर का पहला नुस्खा था वो खोल के वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसी के मुताबिक चलना शुरू हो जाते हैं। कर देते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एस्थमेटिक में नहीं होता डॉक्टर साहब, ये जो आम मतलब जो बच्चे सेहतमंद भी होते हैं उनको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें भी हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं चीज़ें। एंटीबायोटिक्स का एस्मा में और वायरल इन्फेक्शन में रोल नहीं है। ये हमारी माओ को और समझना चाहिए। समझना चाहिए और खामखा
हम बच्चे की इम्यूनिटी को कम कर देते हैं बजाय अच्छा। इसको बढ़ाने के। एंटीबायोटिक जो है ना वो नॉर्मल फ्लोरा को भी जिस्म से, जो हमारे जिस्म में बहुत सारे नॉर्मल जरासीम होते हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा। तो इसलिए इन बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती। तो कफ सिरप दे सकते हैं, नाक को कंजेशन को कम करने के लिए आप नेबुलाइज कर सकते हैं। नेबुलाइज कर सकते हैं। उसमें हम सेलाइन यूज़ करते हैं, कुछ और मेडिसिन होती है वो यूज़ करते हैं, उससे बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो नेबुलाइजर भी मिलता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। मिल जाते हैं, हाँ जी, ईजिली अवेलेबल। हाँ। मेडिसिन भी अवेलेबल एग्जैक्टली, है, हाँ जी। क्योंकि आप हम माओ को सिखा देते हैं कि घर में ये किस तरह मेडिसिन आप करना है रख लें, जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो तो आप यूज़ कर सकती हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास डॉक्टर चले से जाएं। कंसल्ट करें। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, डॉक्टर के पास अगर नहीं जाते तो खास तौर पर जो माएँ होती हैं वो सबसे पहले घरेलू टोटकाज यूज़ करती हैं कि बच्चों को शहद के अंदर काली मिर्च जो है वो मिक्स करके खिला दी, जब अगर उनका गला ख़राब होता है या खांसी हो रही होती है, या कुछ और इस तरह के कहवे बना के बच्चों को पिला दिए फीडर में डाल के। इस तरह के भी जो टोटके हैं वो यूज़ किए जा रहे होते हैं। देखिए, इसमें सबसे अच्छा ड्रिंक जो है वो नीम गर्म पानी ही है, ठीक है। सबसे अच्छा ड्रिंक है। अब शहद हम छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। ओके। लेकिन बड़े बच्चों में आप कुछ कतरे शहद के पानी में डाल के दे सकते हैं। सही। लेकिन कावा भी अच्छा है, जो शानदार भी फॉर दैट मैटर यूटिलाइज किया जा सकता है, वो भी अच्छा है। लेकिन काली मिर्च जो है वो बच्चे की सांस की नालियों की हेल्प नहीं करेगी। इसी तरह ये पुदीना जो है या पुदीना जो है जो माएँ इस्तेमाल करती हैं घरों में बना के, वो भी बच्चों के चेस्ट को या नाक गले को हेल्प नहीं करता। ओके। लेकिन सबसे अच्छा नीम गर्म पानी है, जो कि बच्चों को, ठंडा पानी हम सर्दियों में कहते हैं कि आप ना यूज़ किया करें बच्चों में। और फ्रिज ड्रिंक तो खैर सख्ती से मना करते हैं, घर में लाई ना आप, इसको बिल्कुल ना लाइए। कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं जो हम चाहते हैं कि माएँ बच्चों को सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही यूज़ कराना शुरू कर दें। अच्छा। और फिर पूरी सर्दियाँ देते रहें, एक दफ़ा रोज़ देनी होती। ये नाम मोटी लोकास कहलाते हैं, लेकिन ये सांस की नालियों में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको रोक देती है। ओके। और उसके हार्मलेस हैं, बेसिकली हार्मलेस हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट कोई नहीं है, उसकी सेहत पे नहीं होती, ठीक है। और ये यूटिलाइज करनी चाहिए। दूसरा, फ्लू की वैक्सीन भी आ जाती हाँ, है एग्जैक्टली, अक्टूबर के आखिर हिस्से में, अब आ चुकी है, इस साल की नहीं, हर साल नहीं आती। वो भी बच्चों की फ्लू की बीमारियों को कम कर देती है। ठीक है। अच्छा, वो कितने साल के जो बच्चे हैं उनको लगवा सकते हैं हम लोग फ्लू की 6 माह वैक्सीन? से बाद किसी वक्त भी लग सकती है। 6 माह से 6 माह ऑनवर्ड के किसी बाद भी उम्र में आप लगवा सकते हैं, ठीक है। सर्दियों के स्टार्टिंग में लगानी चाहिए या जब सर्दियां बिल्कुल उसके पीक पे हो, या थोड़ा एक दो महीना पहले हमें लगवानी चाहिए ताकि वो इफेक्टिव हो? नहीं, पहले लगवा लें। अच्छा। मसलन अब अक्टूबर में सर्दी शुरू हो रही है तो इसमें लग जाए, आते ही अक्टूबर में, वो उससे पहले अवेलेबल भी नहीं होती। ठीक है। और फिर लेकिन जब भी अगर आपने अक्टूबर में नहीं लगवाई, नवंबर दिसंबर में भी लगवा सकते हैं। वो तो पेरेंट्स की मर्जी है कि जब वो आ जाएं या टाइम मिले तो फिर डॉक्टर से कह लगा दे, वो लगा देते हैं। ठीक है। इससे भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। अब हमें जो एक मेजर हेडेक्स है ना वो छोटे बच्चों में, 1 माह का बच्चा है, 2 माह का, 3 माह का, इनमें अब घर में अक्सर बच्चों को फ्लू है। हाँ। इधर आए वो उसको बच्चे को किस किया, पकड़ा अपने खांसी उसको, तो ये बच्चों को खांसी जब लग जाती है छोटे बच्चों को, ओके, तो हमने उसके नाक खोलने के लिए कतरे यूज़ करते हैं ताकि बच्चा सांस ले सके उसमें। और फिर फीड में बच्चा बहुत डिफ़िकल्टी होती है अगर नाक ब्लॉक हो तो। दूसरा ये है कि अगर उनको चेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो वी हैव टू ट्रीट देम। ओके। उनको हमें नेबुलाइजेशन भी करते हैं, छोटे बच्चों को भी मेडिसिन भी देते हैं, एंटीबायोटिक भी उनको देनी पड़ती है ताकि जो इन्फेक्शन उसके साथ आ जाती है उसको हम रोक सकें। तो सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से थोड़ा सा दूर रखें, स्पेशली किसी को फ्लू है। अगर किसी को फ्लू नहीं भी है तो जो एरिया लिप्स का है वहाँ पे बच्चे ना चूमें उसको। ठीक है। साइडों पे चूम सकते हैं, बड़े भी। हाँ। इसलिए कि सबके जरासीम डिफरेंट होते हैं, वो नॉर्मल भी है ना, फिर भी उसके जरासीम डिफरेंट है। हाँ, तो हम उस छोटे बेचारे को जरासीम। अच्छा, ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है डॉक्टर साहब हमारे घरों में, ये चीज़ बोले ना कि अगर बच्चे, छोटा सा बच्चा है 1-2 महीने का, तो उसको ना पकड़े, उसको ज़्यादा चूमे ना, उसके फेस के ऊपर ज़्यादा खासतौर पर। तो जो लोग होते हैं
वो फिर बुरा मान जाते हैं कि अच्छा अब हम ये करेंगे, हमारा ही बच्चा है, हम ही उसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो ये भी एक माइंडसेट है हमारे यहाँ पे मुआशरे का। ये हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको चेंज करने की। जी। कुछ चीज़ें जो एक कल्चर में आ जाती हैं कि जी हम इसको मिलने आए हैं। अब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ, कमरे में मैं गया तो वहाँ 15 लोग बैठे हुए थे कि जी हम बच्चे को वेलकम करने आए हैं, और फूल भी हैं बहुत सारे वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा प्लीज़ आप सब बाहर चले जाओ। ठीक। किसी ने बच्चे के पास नहीं बैठे। आप जब घर भी जाएंगे तो बच्चे को अलग कमरे में रखिए, चाहे आप दूसरे कमरों में सारे फैमिली के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लें, लेकिन बच्चे वाले कमरे में नहीं आपने जाना। स्पेशली आजकल के मौसम में जब आधा लाहौर को फ्लू हुआ, तो बेहतर ये है कि आप बच्चे बेचारे को बचाएं। एग्जैक्टली। हाँ, ये बहुत बड़ी हेडेक है हमारे जो हो रही है बच्चों में। सिर्फ छोटे बच्चों को नहीं, बड़े बच्चों को भी बचाएं। जो स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, ख़ासतौर पर इस मौसम में जिसमें फ्लू जो है, बुखार हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, स्मॉग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस मौसम में आप लोगों ने अपना भी एक तो ख्याल रखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, साथ में बच्चों का भी ख्याल रखना है। और जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ओवर द काउंटर जो हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना, डाइट अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है। प्रोफेसर डॉक्टर गजनफर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। बच्चों की सेहत के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हमने बात करनी है कुछ तालीम और तरबियत के हवाले से। और मैं ये कहने में कोई आड़ महसूस नहीं करूँगी कि जनाब अगर पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम अगर देखा जाए ना, तो वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर तालीम को कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है। वो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर चाहे वालिदैन, फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे पाकिस्तान में रहते हुए। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ता है कि कहीं पर भी ये इम्प्लीमेंटेशन हमें होती हुई नज़र नहीं आती है कि तालीम को प्रायोरिटाइज किया जाए। बहुत सारे मामलात जो होते हैं तालीम के हवाले से हम देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में एक तजाद पाया जाता है कि फ़ीसों के हवाले से कि जनाब प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो मनमानी फ़ीसें वसूल करते हैं। उनके जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा होती है, जो वालिदैन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से एक अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया गया है, बल्कि वो मंजूर भी कर ली गई है। उसकी जो ऐलान किया गया है, तो अब वो अथॉरिटी के पास इतने इख्तियारात होंगे कि वो फीसिस को हवाले से देखेगी, जो सातिज़ा की तनख्वाहें हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा, बाकी भी मुख्तलिफ जो निजी स्कूल के हवाले से जितनी भी सहूलियात होती हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं, उनको वो टेकअप करेगी और उस हवाले से सारी अथॉरिटी बैठ के डिसीजंस लिए जाएंगे। तो ये अथॉरिटी के हवाले से किस तरह की परसेप्शन आ रही है और निजी स्कूल क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। माहिर तालीम रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जनाब कि ये किस तरह का एक जो फैसला लिया गया है सही है या गलत है। रज़ा साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। रज़ा साहब, जब भी इस हवाले से, इस तरह की कोई तालीम के हवाले से कोई भी सेगमेंट होता है या कोई खबर आती है, तो आप हमारे साथ मौजूद होते हैं और एक बड़ा अच्छा हमारा सेशन रहता है, इंटरैक्टिव सेशन रहता है। दूसरा ये कि लोगों तक बहुत ज़्यादा मालूमात पहुँचती है। अच्छा, ये अब एक जो अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? निजी स्कूलों का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे पहले तो लाहौर न्यूज़ हमेशा एजुकेशन के मैटर्स को हाईलाइट करता है और उससे लोगों की बड़ी हेल्प मिलती है। और जो ये अवेयरनेस है, ये लोगों के अंदर ऐसी पुख्तगी लेके आती है जो उनके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है या उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आई अप्रिशिएट लाहौर न्यूज़ के ये हमेशा इस चीज़ को लाहौर न्यूज़ इसका क्रेडिट जाता है। मैं तो हाजिर हूँ हर वक्त। अच्छा, दूसरा जो ये रेगुलेशन और इंस्पेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, इस तरह की अथॉरिटीज़ दूसरे सूबों में ऑलरेडी चल रही हैं। अच्छा, ठीक है। और इस्लामाबाद में भी अपनी है फेडरल की,
और इसका अगर मुआवजा किया जाए तो वो थोड़ी एजुकेशन प्रमोशन के ऊपर बेस्ड करती हैं, ओके, और ये डिक्टेटरशिप के ऊपर बेस करती है। ये दो डिफरेंट एंगल्स हैं। अच्छा, अब हमने ये फैसला करना है, हमारी गवर्नमेंट्स ने ये फैसला करना है, हमारे वालिदैन ने करना है कि वेदर यहाँ एजुकेशन की कितनी प्रायोरिटी है। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि वो प्रायोरिटाइज ही नहीं है, Exactly, हमें हाँ। उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस हम उसको समझते ही नहीं है। तो हम दो तरह की अथॉरिटीज़ में काम कर रहे हैं। एक वो है जो इस्लामाबाद ओके, ऑफर कर रहा है, एक KPK में इसको लागू किया गया है, इसको सिंध में लागू किया गया है, अब बलूचिस्तान में भी लागू कर दिया गया है। वो इतनी फ्रेंडली हैं हाँ। जिससे पता लगता है कि एजुकेशन की प्रमोशन होगी, एजुकेशन आगे बढ़ेगी, बच्चों अच्छा। के लिए आसानियां पैदा होंगी, वालदैन के लिए आसानियां पैदा होंगी। जो हमारा 25 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है उसके लिए स्कूलों के दरवाजे और रास्ते खुलेंगे। हाँ। और एक वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो हम पंजाब में बना रहे हैं, जो बच्चों को स्कूल आने से रोकेगी, टीचर्स को कोई प्रोफेशन चेंज करने की तरफ ले जाएगी, और हमारे जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनकी तादाद बढ़ेगी। और इस तरह की इसके अंदर डिक्टेटरशिप है कि मैं समझता हूँ कि इसको अगर नेशनलाइजेशन कहा जाए ना, अच्छा। तो वो गलत नहीं होगा। अच्छा, टोटल होल्ड चाहती है गवर्नमेंट के हम खुद रखें, टोटल कमांड खुद करें। देखें, अगर गवर्नमेंट इतनी ही काबिल थी तो उनके स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होने चाहिए थे, और अगर प्राइवेट स्कूल इसके अंदर आपसे बेहतर है तो वो आपका लीडर है, बिल्कुल उससे है। आप सीखें हाँ। कि कैसे स्कूल चलाना है, कैसे बच्चे पढ़ाने हैं। इस वक्त लाहौर को अगर आप देख लें या कोई भी शहर देख लें, उसमें जितने भी क्रीम ऑफिसर्स बैठे हुए हैं या क्रीम वो लोग जो CEOs हैं या बड़े काम कर रहे हैं, बड़े वो ओहदे private पे जो school बैठे से हैं। हैं। बताइए गवर्नमेंट स्कूल का काम पे है वो जी गवर्नमेंट स्कूल की जब एग्जांपल देंगे, जी फलाने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में वो जो डायरेक्टर साहब हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, उनसे कहें कुछ पढ़ के दिखाएं, कुछ कॉन्सेप्ट दें, कुछ समझ के दिखाएं, तो उनको वो समझ नहीं आएगी। आपने अगर मुकाबला करना है तो अपने जिसके साथ आप मुकाबला कर रहे हैं, या फर्ज करें आप गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल पैरेलल चल रहे हैं, एग्जैक्टली, हाँ ये बने इसलिए थे कि एक दूसरे को सपोर्ट हाँ। करें। होना भी यही चाहिए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। हमारा मकसद आपस में कोई इंतशार नहीं है, हमारा मकसद आपस में बच्चों को एजुकेट करना है, इस मुल्क के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम की तरफ लेके आना है। देखिए, हमारा जो ये ब्रेन है, जो मैसेज कंसीव करेगा वही परफॉर्म करेगा। अगर हम अपने बच्चों को तालीम ही नहीं देंगे या हम अपने बच्चों को रट्टा लगा दें एक तरफ, तो जो उसने याद किया उसी के ऊपर उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। एक तरफ यह है कि आप उनको कॉन्सेप्ट दें। जब आप बच्चों को कॉन्सेप्ट देते हैं या उनको समझाते हैं, तो वो फिर जब अपनी समझ के मुताबिक काम करते हैं तो वो दूसरों से बेहतर काम करते हैं या कुछ नया कर सकते हैं। तो ये जो हमारा टोटल सिनेरियो बना है रेगुलेशन अथॉरिटी का, मेरा ख्याल है कि ये नेशनलाइजेशन है। अच्छा। और अगर ये नेशनलाइजेशन की जाएगी तो तालीम बहुत बुरी तरह से नुकसान उठाएगी। मतलब मैं जब बच्चों का रजा बहुत नुकसान साहब होगा। ये सारी स्टोरी जब पढ़ रही थी ना, तो मेरा एनालिसिस ये है, और मेरा ये अपना एनालिसिस है, मतलब हर कोई हर चीज़ से अलग ओपिनियन रख सकता है। मेरा ये था कि अगर आप लोगों ने निजी स्कूलों के हवाले से ये मॉनिटरिंग सेल या अथॉरिटी बनानी थी, तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए थी। वहाँ पर एक अथॉरिटी बनानी चाहिए थी कि टीचर्स के साथ किस तरह का सलूक होता है, टीचर्स आते हैं कि नहीं आते, बच्चों की अटेंडेंस कितनी होती है रोज़ाना की बुनियाद पर, जो बच्चे बाहर हैं उनको कितने वापस लेकर आया जा रहा है, और जो मुस्तकिल टीचर्स तनख्वाहों की बात हो रही है, साथिज़ा की टेंशन भी होती है कि उनको भी हम लोगों ने रेगुलाइज करना है। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स होते हैं वो एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, हमारी पे में से कट भी लगाए जा रहे हैं। तो पहले उन चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहिए था, एक मॉडल वहाँ पर बनाना चाहिए था, फिर आके किसी और चीज़ के ऊपर देखना चाहिए था। देखिए, दुनिया का कानून तो यही है कि पहले आप पायलट प्रोजेक्ट करते हाँ। हैं, अपने आप को इस काबिल करते हैं कि लोग आपसे इंस्पायर हो सकें और आपको समझें कि आप लीडर हैं और आप इस काम को करने के अहल हैं, और उसके बाद फिर लोग आपको फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं और हाँ। पेस्ट करते हैं। तो अगर आपके गवर्नमेंट के स्कूल्स को ही हमने प्राइवेट स्कूल ने फॉलो ही उनको करना है, कॉपी उनको करना है, तो वालिदैन कब चाहेंगे कि हमारे बच्चे उस तरह के बच्चे डेवलप हो जाएं जिस तरह के गवर्नमेंट स्कूल में किए जा रहे हैं। देखिए मुनीबा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइवेट स्कूल्स के पास नहीं है। बड़े ग्राउंड्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, काबिल टीचर्स हैं, बहुत अच्छा उनकी एकेडमिक्स क्वालिफिकेशंस हैं, सैलरीज बहुत अच्छी हैं। प्राइवेट स्कूल के पास तो रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, हाँ। फीस बड़ी कम हाँ। है। मैंने चंद दिन पहले भी एक चैनल पे टीवी पे ये बताया कि देखिए, हम 10 रुपए घंटा, 12 रुपए घंटा, 15 या 20 रुपए घंटा लेते हैं आपसे, अच्छा। और 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है। अगर आप 20 से भी मल्टीप्लाई करें 120 रुपए बनते हैं, और 30 दिन से मल्टीप्लाई करें वो 3600 रुपए फीस बनती है। अगर 20 रुपए घंटा लेने के बाद आपके बच्चे को इतनी फैसिलिटेट किया जा रहा है तो ये ज्यादा फीस नहीं है, ये बड़ी मुनासिब फीस है। गवर्नमेंट को अगर देखें तो वो एक बच्चे में 10 से 15 हज़ार रुपया खर्च करती है, और आउटपुट क्या आती है। इसी पेश नज़र मैंने कई दफ़ा इनको ऑफर की, गवर्नमेंट को भी गुजारिश की, और KPK गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अमल भी किया कि एजुकेशन कार्ड मुतारिफ करा दिया, जिसके जरिए वालिदैन अपने बच्चों की फीस दे सकेंगे। और अगर वालिदैन को फीस की ये सहूलत मिल जाए, क्यों मिलनी भी चाहिए, क्योंकि वालिदैन ऑलरेडी टैक्स देते हैं। जो आप टैक्स देते हैं वो किस लिए देते हैं? टैक्स इसलिए देते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिले, ट्रांसपोर्ट मिले, सेहत
के लिए कोई ना कोई फैसिलिटी मिले और आपको सिक्योरिटी मिले। तो जब आप टैक्स दे रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट, आपके बच्चों की तालीम भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आर्टिकल 25 से भी यही कहता है। और जब आपने सारा कुछ, फीस भी आपने देनी है, टैक्स भी आपने देना है, फिर उनको पेरेंट्स को नाराजगी तो होती है ना जी, हम स्कूलों को इतनी फीसें दे रहे हैं, चाहे 2000 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, तो उसका हमें डबल फी पे करनी पड़ रही है, टैक्स भी देना पड़ रहा है और फी भी देनी पड़ रही है। लेकिन जो ज्यादा फी देते हैं ना बड़े स्कूल, उनकी बहुत कम तादाद है। इसमें यही ज्यादातर जो अथॉरिटी बनाने का मकसद मुझे सामने आया वो यही है कि जो ज्यादा फीसेस लेते हैं स्कूल, खासतौर पर जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनके हवाले से मॉनिटर किया जाएगा कि वो इतनी ज्यादा फीस क्यों ले रहे हैं। और फिर उसके मुतबादिल अगर देखा जाए तो टीचर्स को उतनी ज्यादा जो तनख्वाह है वो नहीं दी जा रही होती है। तो इस वजह से मुझे, जो मेरा एनालिसिस है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जो बड़े स्कूल हैं जिनको बड़े स्कूल कहा जाता है, एलीट स्कूल कहा जाता है, क्या उनके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब भी उनसे पूछे बगैर, इजाजत लिए बगैर दरवाजे से अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। वो मिनिस्टरों के भी मिनिस्टरों के स्कूल हैं, उनके अंदर पूछ जाना या वहां जाके कोई मैस क्रिएट करना या उनसे बहस करना ये मुमकिन ही नहीं है। ये बड़े स्कूल्स का जो आपस में एक ट्राइका बना हुआ है या गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं, MPA, MNS और बड़ी सारी मामलात के अंदर वो इन्वॉल्व हैं, ये कानून उनके लिए नहीं है, ये कानून हमारे जैसे आम स्कूलों के लिए है। और इससे भी क्या होगा कि इस कानून के अंदर रिश्वत बढ़ेगी। जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी होगा कि जो सियासी असर रसूख है वो भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके चेयरपर्सन जो है वजीर तालीम है, वजीर तालीम है। वो मैं उनके अगेंस्ट हूँ, वो मेरे स्कूल को सील कर देंगे, मेरे स्कूल के खिलाफ कुछ भी एक्शन ले लेंगे। अच्छा। तो ये तो इसमें चॉइस होगी ना जी उनके पास, जिसको चाहें दबा लें, जिसको चाहें जैसे मर्जी मोड़ लें, उनके पास ये चॉइस तो होगी। बड़े स्कूलों को इस एक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े स्कूलों के लिए एक्ट अलहदा होना चाहिए, छोटे स्कूलों के लिए एक्ट ऐसा अलहदा होना चाहिए जिसमें एजुकेशन प्रमोशन हो। देखिए 25 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है और आप एक ऐसा कानून लेके आ रहे हैं जिससे बच्चे और स्कूल से बाहर होंगे, स्कूल कम होंगे, कम स्कूल खुलेंगे, लोग इस तरफ नहीं आएंगे और कोई और प्रोफेशन में चले जाएंगे, तो ये काफी मसाइल आ सकते हैं इससे। नहीं तो उन लोगों ने अगर ये अथॉरिटी बनाने की जो मंजूरी मिली है तो कोई स्टेक होल्डर्स, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जितने भी है वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो आप लोगों से कोई मुशावरत नहीं की कि हम इस तरह की एक कानून लेकर आना चाह रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी कोई मशवरा दें, अपना कोई एनालिसिस बताएं कि किस तरह इसको लेकर चला जा सकता है? देखिए, जितने भी एसोसिएशंस हैं उनकी एक मीटिंग हुई चंद दिन पहले और उसमें जितने भी एसोसिएशंस के हेड हैं उन सब ने यही कहा कि हमसे जो मशावरत की गई है वो बराए नाम की गई है। अच्छा। और हमने जो इनपुट दिया उसको शामिल करने की कोई हमें उम्मीद भी नहीं दिलाई गई। तो ये कानून तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रजामंदी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाया जा रहा है। मैंने आपको पहले अर्ज की कि जो इस्लामाबाद का पीरा का कानून बना हुआ है वो बड़ा अच्छा है, उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे। अच्छा। वो इतना अच्छा बना हुआ है कि जिससे एजुकेशन प्रमोशन भी होती है और बच्चों के लिए आसानियाँ, वालिदैन के लिए भी आसानियाँ। स्कूल्स बिल्कुल आप कह लीजिए कि इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बड़े स्कूलों की फीस के ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए, उनके रूल्स और रेगुलेशन डिफाइन होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पे एजुकेशन को स्नब किया जाए या जिस कानून के तहत एजुकेशन को स्नब किया जा सकता हो वो वैसा कानून नहीं बनाना चाहिए। पीरा का कानून इस्लामाबाद में, KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में मौजूद है, 4 सूबों में मौजूद है, 3 सूबों में मौजूद है, फेडरल में मौजूद है। जनाब आप उसको कॉपी पेस्ट कर दें। मतलब वो वाला जो मॉडल है वो 3 सूबों में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट लेकर आया जा रहा है। यहाँ पे दुबई का रूल आ गया। अच्छा। इसको दुबई बनाने लगे हैं और इतनी जबरदस्त स्ट्रिक्ट उसके अंदर उसके टर्म्स और कंडीशंस हैं कि आप टीचर को गिरफ्तार कर लेंगे, आप स्कूल ओनर को गिरफ्तार कर आप लेंगे, हाँ जी, 1 साल तक की सजा भी उन्हें हो सकती है, FIR भी कटवा सकते हैं स्कूल सरबराहान के खिलाफ जो है, ये सारी चीजें भी इसमें शामिल है। बस आप ये देख लीजिए, एक्चुअली दरअसल जो उनकी राह में रुकावट है ना, वो देखिए मैं भी एक आम सा आदमी हूँ और इनके पास जो टीचर हैं या जो प्रिंसिपल हैं डिपार्टमेंट के पास वो भी आम से लोग हैं। हम दोनों का फर्क क्या है? हम दोनों का फर्क सिर्फ अपने एक एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंट स्टाइल है। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज या रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके पास, हमारे पास जो इस तरह के स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है, तो वो ग्रो करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो अपने बच्चों को सही एजुकेट कर पाते हैं, उनके लिए नई चीज़ें ले आते हैं, नई जो आने वाली मुतारिफ होने वाली एजुकेशन है उसको सामने पेश करते हैं और बच्चों से इंप्लीमेंट कराते हैं। मैट्रिक का भी रिजल्ट आया 9th क्लास का, 9 लाख बच्चा फेल हो गया आपका, 66% रिजल्ट प्राइवेट स्कूल ने दिया और 34% रिजल्ट आपके गवर्नमेंट स्कूल दे रहे हैं आपसे, यानी कि 66% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से फेल हो गए। 9 लाख बच्चा आपका फेल हो जाए और आपके लिए लम्हा फिक्रिया ना हो, एक बहुत बड़ी बात है। देखिए इन दोनों का जो फर्क है, अब वो ये चाहते हैं कि ये जो लोग ठीक एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं ना, हम इनको भी पकड़ लें ताकि हमारे जैसे गवर्नमेंट के स्कूल न लाया गया ना, उस तरह प्राइवेट स्कूल भी। अच्छा, जुर्माने भी उन्होंने आयद करने, अगर कवानीन पर अमल नहीं किया जाएगा ना तो 1 से 2 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है।
जुर्माने होने चाहिए, गलती के ऊपर जुर्माना होना चाहिए। देखिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपका हर एक चीज़ का रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। जो फॉलो नहीं करते उनको जुर्माना होना चाहिए, कोई सज़ा भी दी जा सकती है। लेकिन क्या दूसरे कारोबार के अंदर, दूसरे चीज़ों के अंदर, सर्विसेज के अंदर क्या आप गिरफ्तार भी कर लेते हैं उसके मोहतम को? क्या आप बच्चों के टीचर को या बच्चों के जो टीचर का टीचर है, जो उनका मेंटोर है, उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे और बच्चों को ये मैसेज देंगे कि हम जिसको चाहें गिरफ्तार कर सकते हैं? देखिए बच्चा अगर अपने टीचर से सीखता है ना, वो आइडियलाइज करने के बाद सीखता है, वो समझता है कि टीचर, माई टीचर इज़ द बेस्ट। वालिदैन भी जब अपने बच्चे को स्कूल लेके आते हैं तो वहाँ पे जो भी सरबराह बैठा होता है उसको देखते हैं कि ये किस कैलिपर का है, इसकी तालीम कितनी है, इसकी सोच कैसी है, इसका विजन क्या है। साहब इसके पीछे ये जो उन्होंने ये चीज या एक कॉज क्लू डाला है इसके अंदर, तो इसके पीछे कोई मुहर्रिकात होंगे ना कि किस बना के ऊपर FIR दर्ज कराई जा सकती है या उसको पकड़ा जा सकता है, सजा दी जा सकती है? देखिए इसमें तो जो उन्होंने क्लूज डाले हैं या जो टर्म्स डाली हैं, उस टर्म्स के ऊपर ऑलरेडी पीरा के या इस्लामाबाद अथॉरिटी के या KPK के भी तो वो रूल्स बने हुए हैं ना जी। उसमें क्यों ऐसा नहीं है? अच्छा। यहाँ सिर्फ क्यों ऐसे मौजूद है? ये तो आपको हमें गौर करना चाहिए ना कि सिर्फ यहाँ पे आप क्यों ये कानून लागू कर रहे हैं कि हमने आपको गिरफ्तार कर लेना है, हमने आपको पकड़ लेना है, हमने आपको साल के लिए बंद कर देना है, हमने आपको जेल के पीछे ले जाना है, क्योंकि यहाँ वो सुनना नहीं चाहते। जो वजीर साहब हमारे पहले भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका तो ये कहना है कि अगले 15 साल के लिए हमारी गवर्नमेंट है, अब 15 साल हमने रहना है, तो अब हमें तो कोई हमारे सामने ना खड़ा हो और ना हमारे सामने कोई बात करे, जो हम कह रहे हैं वो माने और सुने और उसके मुताबिक चलें। देखिए गवर्नमेंट ने अपने पिछले 30 सालों में कोई स्कूल नहीं नया डेवलप किया, ये प्राइवेट स्कूल बीच में ऐड होते जा रहे हैं, तो ये निज़ाम तालीम हमारा चल रहा है। फर्ज करें आप इसको निकाल दें, मैं वैसे एक दफ़ा के लिए सोचता हूँ, 1 मिनट के लिए सोचें, हमने सारे प्राइवेट स्कूल निकाल दिए, अब गवर्नमेंट स्कूल हैं, क्या चॉइस है आपके पास? अब कैसे, अब क्या आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? इस एटमॉस्फेयर में, इस माहौल में तो आप नहीं पढ़ाना चाहेंगे। इसको अपग्रेड होना चाहिए, इसको बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे हम लोग दुनिया के साथ साथ अपग्रेड हो रहे हैं, वैसे हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो चीज़ें, उन्हें भी अपग्रेड होना चाहिए। अच्छा रज़ा साहब, लास्ट कमेंट क्या करेंगे? लास्ट मिनट चल रहा है, उस पर क्या मशवरा क्या देना चाहेंगे? एक तो वालिदैन को, दूसरा इंतजामिया को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिन लोगों ने इसका ये पीरा का कानून बनाया है, उन्हें चाहिए कि इस्लाम जो फेडरल बना हुआ है पीरा का कानून, KPK का है, उसको एक दफा स्टडी कर लें। वो भी इन्हीं अफसरान ने, इन्हीं सेक्रेटरी साहबान ने ही बनाया है। जब वो भी इन्होंने ही बनाया और ये भी इन्होंने ही बनाया, तो इनमें आपस में इतना तसाद क्यों है, आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? वहां पे अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ, स्टेक होल्डर की मशावरत के साथ उसको बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे स्टेक होल्डर के साथ क्यों नहीं बनाया जा सकता? ठीक है जी, उसी मॉडल के ऊपर अगर रहा जाता तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो सकता था। माहिर तालीम रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। रज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और आपने अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया है। जनाब, ये जो नई अथॉरिटी बनाई जा रही है, उस हवाले से हमने बात की है कि क्या मौक़िफ़ है प्राइवेट स्कूल्स का। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हमने कुछ बात करनी है सियासी गहमा गहमी की और लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और लाहौर में रूट का भी ऐलान कर दिया गया है उनकी तरफ से। इमरान खान की तकरीर से लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा कल। लॉन्ग मार्च लिबर्टी चौक से बरास्ता फिरोजपुर रोड, GT रोड पर जाएगा और रास्ते में 7 इस्तकबालिया कैंप लगाए जाएंगे, जहां पर अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स इस्तकबाल करेंगे। लॉन्ग मार्च जो है दिन 11 बजे लिबर्टी चौक से रवाना होगा। तमाम रूट को पार्टी परचमों और इमरान खान की तस्वीर से सजाया जाएगा, जबकि 2 बजे नमाज जुमा अदा भी की जाएगी और उसके बाद आज़ादी चौक में पहला पड़ाव होगा इस लॉन्ग मार्च का, जिसके बाद इमरान खान मार्च के शुरका से वहां पर खिताब भी करेंगे और रात आज़ादी चौक में ही पड़ाव के बाद हफ्ते के रोज लॉन्ग मार्च शादरा की जानिब रवाना होगा। और लॉन्ग मार्च के क्या क्या इंतजामात किए गए हैं, क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी किस तरह की होगी, पंजाब में कैसी तैयारी की जा रही है, इस्लामाबाद के हवाले से क्या चहमगोइयाँ सामने आ रही हैं, किस तरह की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, इस हवाले से हमने डिटेल में बात करनी है। सबसे पहले तो हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर और दुनिया मीडिया ग्रुप हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हसन, मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद जागो लाहौर में। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है, कल जो है इमरान खान यहाँ से उनकी क़यादत में लॉन्ग मार्च जो है निकलेगा लिबर्टी चौक से, क्या खबरें हैं आपके पास? जी बिल्कुल।
बिल्कुल लॉन्ग मार्च का जो शेड्यूल तैयार किया गया है उसके मुताबिक कल इसको जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा। जब इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही और दीगर क़यादत से मुलाकात की, तहरीक इंसाफ और काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात की और उसमें रहनुमाओं को जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने के लिए 6 दिन लेंगे और जुम्मे के रोज लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे और जुम्मे की रात लिबर्टी चौक का शादरा इंटरचेंज पर लॉन्ग मार्च की पहली मंजिल होगी और इमरान खान साहब के खिताब के साथ ही लॉन्ग मार्च शादरा पर रात गुजारेगा और लॉन्ग मार्च शादरा से हफ्ते के रोज शुरू होगा और अगला पड़ाव जो है वो गुजरांवाला में होगा और फिर इतवार के रोज लॉन्ग मार्च की अगली मंजिल गुजरात होगी और गुजरात में वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही ने कहा कि वो खुद लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे और उनके खाने पीने का बंदोबस्त उनकी जिम्मेदारी होगी। फिर लॉन्ग मार्च का पड़ाव गुजरात और झेलम के दरमियान सराय आलमगीर पर होगा। फिर उसके साथ साथ पीर के रोज यानी अगला हफ्ता जब शुरू होगा तो नए हफ्ते के आगाज के साथ ही लॉन्ग मार्च अपनी अगली मंजिल झेलम की तरफ बढ़ेगा और झेलम में पीटीआई के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी लॉन्ग मार्च की मेजबानी करेंगे। फिर इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च के साथ मंगल को गुज्जर खान से होते हुए रवात में पड़ाव करेंगे और फिर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो रवात में ही रात खिताब के साथ इमरान खान बुध के रोज इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे और फिर उसके बाद हिकमत अमली ये तय की गई है कि रवात के मकाम पर ही शुमाली और जनूबी पंजाब, सरगोदा, चकवाल, मियांवाली, भक्कर, लिया के काफले लॉन्ग मार्च में शामिल हो जाएंगे और उनका ये ख्याल है कि ये भरपूर तरीके से इक़दाम करेंगे। जबकि जो अब दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्होंने वफाक में लॉन्ग मार्च का जो आ रहा है जत्थे को हर कीमत पर नाकाम करेंगे, फौज और रेंजर्स भी तलब करेंगे और अगर हालात तो कहा है कानून को अगर हाथ में लिया गया तो कानूनी चारागोई भी की जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि जो मेरी इतला ये है कि कल एक मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई है और दोनों जमातों की जानिब से सीनियर रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई है जिसमें मलिक अहमद खान और फवाद चौधरी की मुलाकात हुई। अच्छा। जिसमें मुज़ाकरात को जो है वो दोबारा से जो चंद रोज पहले खत्म हो चुके थे बगैर किसी जो है वो पॉजिटिव जो है वो फीडबैक के, अब वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात को दोबारा मामला को आगे लेके चलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मलिक अहमद खान तो खुद ये कह चुके हैं कि अगर हालात खराब होंगे तो फिर जो है हर तरह से एक्शन में लाएंगे। उनकी जानिब से तो ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 245 के तहत फौज भी आएगी और अगर मजीद हालात खराब हुए और सुबह डिसऑर्डर कर गया वफाक का हुक्म तो फिर जो है वो मार्शल लॉ भी लग सकता है। उन्होंने तो ये भी थोड़ा सा जो है वो इशारा दिया और उन्होंने तो ये कहा कि गवर्नर राज लगाने और लाहौर में जरूरत पड़ने पर 245 आर्टिकल के तहत जो है हम बड़े पैमाने पर एक्शन ले सकते हैं और ये दोनों तजावीज हमारे टेबल पर मौजूद है और वो तो ये कहते हैं कि जो है आईनी और कानून के मुताबिक जो भी हमारे पास जो है वो इक़दाम करने की सिचुएशन हो हम उस पर जो है वो इक़दाम करेंगे। दूसरी जानिब देखें कि सियासी जो मामला है ये सियासत में ऐसे मामला जो मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए थे अब वो उससे दूर होते जा रही है दोनों जमातें। चाहे अब वो सेकंड लेयर पर ये काम आ चुका है जिसमें मलिक अहमद खान और फवाद चौधरी जो कि पहली फर्स्ट लेयर जो थी दोनों जमातों की या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वो शायद मुज़ाकरात करने के लिए उस हद तक किसी एक एजेंडे पर कायम नहीं हो पा रहे। अच्छा। और जिसकी वजह से हालात जो है मजीद कशीदगी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब लाहौर से कम अज कम जो अदारों की रिपोर्ट है कि 50,000 बंदा निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो है वो हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। फिर इमरान खान साहब जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर वो पहले दिन लाहौर से ही 50,000 बंदा निकालने में नाकाम हुए और 8 से 10,000 बंदा ही निकला जो कि शादरा में जाके खत्म हो जाएगा और अगले दिन वो शादरा से बंदा सिर्फ 4-5 हजार ही इनके साथ रहा तो फिर वो कामयाबी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और इमरान खान साहब का प्लान तो लगता तो ये है कि वो यहाँ से निकलेंगे इसी तरह रावलपिंडी पहुंचकर जो है जब इस्लामाबाद की तरफ एंटर होने की कोशिश करेंगे तो उन ऐलानात कर रहे हैं कि वो रेड जोन में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें 2014 में भी इन्होंने यही ऐलान किया था कि वो रेड जोन में नहीं जाएंगे लेकिन वो रेड जोन में गए और उसके बाद उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से कोई भरपूर फिर जो है वो एक्शन ना लिया गया और ये कहा गया क्योंकि
हम ये एक अच्छी खासी तादाद है, हम इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। और लग तो यही रहा है कि इमरान खान साहब की कोई ऐसी कोई पॉलिसी है, क्योंकि इन्होंने जो प्लान तैयार कर रखे हैं वो एक नहीं है, वो बेशुमार इन्होंने प्लान, हर एंगल से इन्होंने प्लान तैयार कर रखा है कि हमने अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। पूरा प्लान आउट, सारी चीजें की गई हैं, रूट्स को भी प्लान आउट किया गया। हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार अयाज अमीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है, कल से लॉन्ग मार्च जो है लाहौर लिबर्टी चौक से शुरू होगी, क़यादत इमरान खान करेंगे और इमरान खान की तरफ से तो कहा जा रहा है कि बड़ी पुरअमन लॉन्ग मार्च करेंगे और हम अपने जो यहाँ से जाएंगे अच्छा खासा पुरअमन तौर पर ये सारी चीजें लेकर चलेंगे। लेकिन वहां से राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कानून हाथ में लिया गया तो कानूनी चारा जोई भी की जाएगी। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल है, इस पर क्या कहेंगे आपके? सूरत हाल संगीन हो सकती है? पहले तो ये है कि देखना पड़ेगा कि लोग कितने निकलते हैं, कितनी तादाद में आते हैं। पंजाब से वो गुजरेंगे, वहां तो कोई इनको रुकावट नहीं होगी और रावलपिंडी तक पहुंचते पहुंचते कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन कितना वो जो कह रहे हैं कि अवाम का एक ठाठे मारता हुआ समुद्र होगा, तो देखना है कि समुद्र कितना बड़ा है। अब लोग बहुत निकले तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर वो लोगों की तादाद को देख के एक शय मिलती है, आपके हौसले बढ़ जाते हैं, फिर आप कुछ ऐलान कुछ कर देते हैं। तो पहले तो वो देखने वाली बात है कि तादाद कितनी है और उसके बाद क्या है। चंद हजार लोग हुए तो वो तो कोई मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा लोग आ गए तो फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस वगैरह, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन सर, जैसे कल कॉन्फ्रेंस भी की गई, फैसल वावड़ा के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि उन्होंने भी कल ये खुले आम ये बोला है कि जो लॉन्ग मार्च है उसमें मुझे खून ही खून, जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि सूरत हाल बहुत ज्यादा संगीन हो सकती है? संगीन तब भी हो सकती है, जैसे मैंने पहले कहा तो कि लोगों की तादाद अगर ज्यादा हो तो, अगर वो जो 2014 का हवाला दिया जा रहा है, उस वक्त भी कोई ज्यादा लोगों की तादाद ना थी, और खास करके जब इमरान खान शुरू हुए थे, चले थे लाहौर से, तो कोई इतनी कोई वो डरा देने वाली तादाद लोगों की उनके पास नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता गए, कुछ ताहिरुल कादरी साहब का कुमक था उनके साथ, वो हो गया, कुछ पीछे से रस्सियां ऐसी खींची जा रही थी कि उनकी मदद हो रही थी, वो तो जाहिर है इस वक्त नहीं होगा। तो सिर्फ ये देखना है कि मोबिलाइज वो कितना कर पाते हैं, कितने लोग पीटीआई के निकलते हैं, सड़कें ब्लॉक होती हैं। यानी अब तो कह रहे हैं कि हमने पुरअमन करना है, पर अगर ये जीटी रोड वगैरह बंद हो जाए, ट्रैफिक मुअत्तल हो जाए, तो फिर ये सूरत हाल और है ना। फिर तो बदअमनी फैलाने के लिए तो मेरे ख्याल से चंद लोग ही काफी होते हैं, फिर ज्यादा तादाद भी मैटर नहीं करती है। नहीं, बदअमनी की सूरत ये है ना कि अगर आप रोड्स ब्लॉक करते हैं, इस्लामाबाद की जो सड़कें हैं, 2-3 सड़कें हैं, ज्यादा कोई इस्लामाबाद के हैं भी नहीं, एक वो पेशावर से आ रही है और एक जीटी रोड और एक मरी से आती है, मतलब 3 ही सड़कें हैं। तो 3 सड़कों को अगर बहुत बड़ी तादाद लोगों की हो तो ब्लॉक करना इतना मुश्किल नहीं है। क्या वफाकी हुकूमत और उसके पीछे जो इदारे हैं वो इजाजत इसकी देंगे या ना देंगे? क्रूशल क्वेश्चन फिर यही है, चंद लोगों की बात नहीं है कि कितनी बड़ी तादाद आवाम की बाहर निकलती है। ये कल देखा जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद खासतौर पर लाहौर से बाहर निकलेगी। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या कह रहे हैं आप? सर, मैंने कहा ये ज्यादातर देखा जाएगा, डिपेंड करता है कि लाहौर से कितनी बड़ी तादाद जो है इनकी तरफ जाती है, इनके साथ जाती है, और शादरा पे, क्योंकि पड़ाव जो है पहला शादरा पे पहुंचना है। हाँ, देखिए ना, अगर बहुत वो एक जैसे वो इज्तिमा होते हैं कई हमारे दीनी, इतना बड़ा इज्तिमा हो और शादरा में इतना हो जाए, तो फिर घंटियां बज जाएंगी, ये जो है ना वो अलार्म की घंटियां बज जाएंगी कि भाई ये तो कुछ पता नहीं क्या होने जा रहा है। लेकिन कुछ चंद हजार लोग हुए और कुछ शादरा से गुजरते हुए कामों की मुरीद के, और वो तो फिर कोई ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन अगर बहुत बड़ा यहाँ पे हो जाता है तो फिर वो डर की जो है अलार्म की घंटियां बज जाएंगी।
ठीक है जी, सीनियर तज्जियाकार अयाज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया है। हसन हमारे साथ मौजूद हैं आप? बिल्कुल। हाँ, हसन से बात करते हैं। हसन, बताइएगा पंजाब हुकूमत के हवाले से क्या क्या यकीन दहानी करवाई गई है? पंजाब हुकूमत साथ है लॉन्ग मार्च में, तो क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती है? जैसे अयाज अमीर साहब का एनालिसिस भी आपने सुना, उसके ऊपर भी क्या कहेंगे आप? देखें, अयाज अमीर साहब जो फरमा रहे थे ये बात 100% दुरुस्त है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब अगर तो एक बड़ी तादाद निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका होगा और हुकूमत मजबूर होगी कोई फैसला बड़ा लेने में या कोई फैसला सुनाने में या कुछ सियासी हालात में जो है वो तब्दीलियां आ सकती हैं कोई, और जो खान साहब के मुतालबात हैं उस पर मुज़ाकरात करने के लिए वो संजीदगी से आमादगी का इजहार कर जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर खान साहब लाहौर से ही अवाम निकालने में नाकाम रहे, और क्योंकि ये सारा मुनहसर है तादाद पर कि ये कितनी तादाद निकालने में कामयाब होते हैं, इसी वजह से शायद इमरान खान साहब लाहौर में हैं चंद रोज से, और उनका ये कहना है कि मैं यहीं पर काम बैठा हूँ और तमाम ओहदेदारों से उनसे उन्होंने ब्रीफिंग ली, कौन कितने कितने बंदे ला सकते हैं। हर MP MNA को 1,000 बंदा लाने का हुक्म दिया गया है, और अगर हर MP MNA वो 1,000 बंदा भी नहीं लेके आ सकते तो फिर आप अंदाजा करें इस देश की बुनियाद पर फिर इमरान खान साहब उनको आइंदा इलेक्शन में टिकट भी नहीं देंगे, उनके साथ वो सिचुएशन भी वो बर्ताव भी नहीं किया जाएगा। ये टास्क है और देखा जाएगा कि जो MP MNA आइंदा इंतखाब के लिए जो है अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहते हैं तो वो देखते हैं वो कितने बंदे लेके आएंगे। इसके लिए खान साहब ने मियां असलम इकबाल साहब, डॉक्टर यासिर राशिद साहब और दीगर अफराद की ड्यूटी लगा दी है जो ये चीजों को चेक करेंगे। और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत जिस यादवी साहब फरमा रहे थे कि बिल्कुल रावलपिंडी तक तो इन्हीं की हुकूमत है, मामला तो बड़ा अमन अमान की सूरत कंट्रोल में रहेगी, हालात काबू में रहेंगे, पुलिस भी इनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनकी है। लेकिन अगर आगे लेकिन हसन हमने देखा है कि अवाम खान साहब के साथ है। हम पंजाब के बाई इलेक्शन हो जाए या ज़िमनी इंतखाबात हो जाए, उसमें हमने देखा कि सीट्स लेके गए हैं इमरान खान साहब उन्होंने, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो अवाम साथ है। मोबिलाइज करना तो मकामी क़यादत का है ना हाथ उस पर कि किस तरह वो लोगों को इकट्ठे करते हैं, कितना उनको टारगेट दिया जाता है। तो अगर क़यादत ये नहीं इकट्ठे की जाती तो कोई प्लान बी है लोगों के पास? देखिए, इमरान खान साहब के पास एक नहीं मुतअद्दिद प्लान उनके पास मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी उनकी मुलाकात की जब हुई चंद दिन पहले तो उसमें हमने यही पूछा था कि लॉन्ग मार्च के हवाले से आप कितने पुरुमीद हैं कि ये कामयाब रहेगा। तो उन्होंने हमें यही कहा कि एक प्लान नहीं, मेरे पास बेशुमार प्लानिंग मौजूद है और अवाम निकलेगी और अब इस हुकूमत का तख्ता उलट कर रहेंगे। और उन्होंने ये कहा था कि अब सिर्फ एक ही हमारा जो है वो मुतालबा है, इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दें। लेकिन इस पर वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ और दीगर उनके साथी वो इस चीज पर एजेंडे पर बात नहीं करते। लेकिन नवाज शरीफ साहब दूसरी तरफ जो है वो बात करते दिखाई देते हैं कि शायद इमरान खान साहब आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वो खुद करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं उनकी मुशावरत शामिल हो। लेकिन अगर ये भी मुतालबा है तो इमरान खान साहब ने ऐसा मुतालबा तो सामने नहीं रखा। वो तो ये कहते हैं उनका तो एक एजेंडा है, फिर हुकूमत इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दे। इमरान खान साहब खुद बाखुद दूसरी वो तो चाहते हैं कि आम इंतखाबात के हवाले से बात हो और उसकी अनाउंसमेंट हो जाए। हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद बात करूंगी। सलमान आबिद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, जिसका सबको इंतजार था लॉन्ग मार्च की तारीख का, बिलाखिर वो दे दी गई है और कल से जो लॉन्ग मार्च है उसका आगाज कर दिया जाएगा। लाहौर लिबर्टी चौक से उसका आगाज होगा। तो क्या कहेंगे आप, ये सारी सूरत हाल किस तरह आप देख रहे हैं? क्या कामयाब हो पाएगी ये लॉन्ग मार्च? देखिए, लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब के पास एक आखिरी कार्ड बचा था मुज़ाहमती तहरीक के हवाले से, जो हमेशा से वो कहते रहे कि मैं अपने मुनासिब वक्त पे खेलूंगा। जी। अब जब उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है तो यकीनी तौर पर उनके जहन में कुछ ऑप्शंस होंगे। और जैसे भी हसन रजा ने कहा कि वो बुनियादी नुक्ता आम इंतखाबात की फौरी तारीख चाहते हैं। बज़ाहिर हुकूमत तो इस इंतखाबात के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन इमरान खान को भी पता है कि हुकूमत से ज्यादा कुछ लोग ताकतवर जो हैं वही फैसले करते हैं पाकिस्तानी सियासत में। तो वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट को दबाव डालकर वो तक़रीरात के इलेक्शन की तारीख ले सकें। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इमरान खान कितनी बड़ी तादाद में लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब होते हैं।
अब उनके पास एक ऑप्शन के तौर पर पंजाब की भी हुकूमत है और केपीके की हुकूमत है। हाँ जी। तो इंतजामी तौर पर उनको वो मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा जो 25 मई को करना पड़ा था। तो ये लोग आसानी से इस्लामाबाद तक पहुंच सकते हैं। तो अब देखना होगा कि इमरान खान की मोबिलाइजेशन कितनी ज्यादा होती है और कितनी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ निकलते हैं। अगर लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं और इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे उन्होंने कहा है कि वो रेड जोन में नहीं जाएंगे, एक पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करेंगे, तो यकीनी तौर पर वो हुकूमत पर भी और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन करने में कामयाब नहीं होते तो फिर यकीनी तौर पर एक सेटबैक होगा उनकी सियासत को भी, और उनकी जो इलेक्शन की अर्ली कैंपेन है वो भी मुतासिर हो जाएगी। फिर इलेक्शन जो है अगले साल अगस्त अक्टूबर से पहले जो है वो फिर मुमकिन नहीं हो सकेंगे। तो गेंद अब इस वक्त इमरान खान की कोर्ट में है। अच्छा। इमरान खान कितने लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं। लेकिन सर एक अवाम का समंदर अगर उमड़ आया और वो इस्लामाबाद तक पहुंच गए, यहाँ से तो इजीली पहुंच जाएंगे, वहां पर जाकर अगर जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कानून अगर हाथ में लिया गया तो सख्त कानूनी चाराजोई भी होगी और एक्शन भी लिया जाएगा। सिंध से भी पुलिस बुलाई गई है, इस्लामाबाद की अपनी पुलिस है, तो असलहा भी तैयार किया गया है। तो इस तरह की बदअमनी क्या आपको लग सकती है? और जिस तरह कल फैसल वाबदार ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि मुझे खून ही खून, लॉन्ग मार्च में जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं, तो इस तरह की क्या स्टेटमेंट देना आपको लगता है कि दुरुस्त है? कि अगर इमरान खान रेड जोन में नहीं जाते और अपने आप को F9 पारा तक महदूद करते हैं तो फिर शायद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो नहीं होगी जो अच्छा। लोग बहुत से लोग डर रहे हैं। फिर मामला पुरअमन तरीके से बात आगे बढ़ सकती है। अच्छा। लेकिन इमरान खान के ऊपर भी दबाव है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि रेड जोन में नहीं जाएंगे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान रेड जोन में जाएं। एक बात, और इस्लामाबाद में अगर 4-5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो खुद एक बहुत बड़ा समंदर होता है। तो अब डिपेंड करता है कि इमरान खान, जैसे मैंने कहा, कितनी बड़ी तादाद में लोगों को लाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान को तो बिल्कुल सूट नहीं करता कि यहाँ इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में कोई बड़ा क्लैश हो, क्योंकि क्लैश उनके हक में नहीं है। इसलिए वो चाहेंगे कि हर सूरत में यहाँ पे तसादम की पॉलिसी ना हो। और हुकूमत को भी ये चाहिए कि अगर इमरान खान पुरअमन तरीके से वहाँ पर धरना देके बैठना चाहते हैं तो ये उनका सियासी और जमहूरी। बिल्कुल ऐसे ही है। सलमान आबिद साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हसन रजा डिप्टी ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ मौजूद थे। हसन आपका भी बेहद शुक्रिया। लॉन्ग मार्च के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, कल इसका आगाज होने वाला है बाकायदा, और किस तरह की सूरत हाल रही है उस पर एनालिसिस लेने की हम लोगों ने कोशिश की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।